मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का द इंजीनियर्स के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो वहां पे हमने देखा था कि स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। रिवेट शियर में फेल करेगा, बियरिंग में फेल करेगा या प्लेट आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ में फेल करेगी। उसके अलावा पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो वहां पे हमने इफिशियंसी पढ़ा था, नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो वो आपका थ्योरी पार्ट था। जो आज का लेक्चर हमारा है दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हम थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करते हैं तब तक हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो हमको फोकस करना चाहिए। जैसे ही हमारी थ्योरी क्लियर हो जाए उसके जस्ट बाद हमको हर टॉपिक के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। क्वेश्चन से क्या होता है कि एग्जाम का पैटर्न पता चलता है और आप कहां पे सिली मिस्टेक कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन स्पीड क्या हो सकती है, उन सारी चीजों पे हमको फोकस करना होता है। कई बार क्या होता है, सपोज दैट कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप फार्मूला लगा दिए और आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो, तो कैलकुलेशन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, यहां पे कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चंस में, वो भी हम यहां पे देखेंगे कि कितनी जल्दी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो आईईएस, गेट, एसएससी जेई, यूपीपीसीएल और जितने स्टेट लेवल हैं, जैसे उत्तराखंड स्टेट लेवल अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें यूपी का जो असिस्टेंट इंजीनियर है, महाराष्ट्र है, अदर जितने भी स्टेट लेवल होते हैं। देखिए होता क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आईईएस में पूछा जाता है तो देयर में भी जितना चांसेस जो होता है कि वो स्टेट लेवल में पूछ लिया जाता है। तो आईईएस के क्वेश्चंस और जो गेट के क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेट लेवल जो एग्जाम होता है, जेई लेवल जो एग्जाम होता है, उसमें आप क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आईईएस के क्वेश्चन कर लेते हो तो उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और, यहां पे जो क्वेश्चन आईईएस में है, देखोगे कि जब आप गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व करते हो तो वहां पे कई बार क्या होता है कि यही आईईएस के क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाते हैं। तो आप एक बार यहां करिए, समझ जाइए। ऐसा नहीं कि बार बार वहां पे जाकर के सेम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करिए। तो इस तरीके से हमको वहां पे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आईईएस में किन कौन से ईयर में पूछा गया है। 96 में पूछा गया है, 99 में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है और 2012 में पूछा गया। मतलब ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये 4 टाइम, मतलब 4 टाइम्स यहां पे क्या हुआ है, दिस रिपीट हुआ। दिस क्वेश्चन 4 टाइम्स। कितने टाइम रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स। अब ये क्वेश्चन 4 टाइम अगर रिपीट हुआ है इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रहा होगा, तभी जाकर के इतनी बार रिपीट हुआ है। तो इसको पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब माइल्ड स्टील फ्लैट सब्जेक्टेड टू, एक माइल्ड स्टील है, ठीक है, एक फ्लैट सेक्शन है। फ्लैट सेक्शन हमने सेक्शन के बारे में सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था। फ्लैट सेक्शन क्या होता है आप वहां पे देख सकते हो। टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 84 टन्स, मतलब एक फ्लैट सेक्शन है जिसपे 84 टन का टेंसाइल लोड लगा हुआ है। इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट। गसेट प्लेट का काम होता है मेंबर को कनेक्ट करना। क्या काम होता है, गसेट प्लेट का काम होता है कि एक ऐसी प्लेट जहां पे बहुत सारे मेंबर मीट करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग गसेट प्लेट। उसके बाद में यूजिंग रिविट्स, रिविट का यूज करके आपको जॉइंट बनाया गया है। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू शियर अ सिंगल रिविट, ध्यान दीजिएगा यहां पे जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि यहां पे जो है वो सिंगल रिविट है और वो भी शियर में। उसके बाद टू क्रश द रिविट, क्रश द रिविट एंड टीयर द रिविट। अब देखो यहां टीयर द प्लेट, सॉरी, यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्रश का मतलब होता है बियरिंग, क्रशिंग का मतलब क्या होता है, अगर रिविट आपका क्रश हो गया है इसका मतलब होता है कि रिविट जो है आपका बियरिंग में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। दूसरी बात, टीयर द प्लेट, इसका मतलब है प्लेट का टेंसाइल फेलियर होता है, ठीक है। पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ ये आपको दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, 5000 केजी है। उसके बाद में 8000 केजी है और 6000 केजी है। तो आप देखोगे रिस्पेक्टिवली देन द नंबर ऑफ रिविट्स इज रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ रिविट्स यहां पे लग सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक कहानी समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। देखिए यहां पे एक गसेट प्लेट है जिससे आपने सपोज दैट कि आपने जो जॉइंट बनाया, दिस इज द जॉइंट, सपोज दैट दिस इज द गसेट प्लेट, इस तरीके से आपने बना रखा है, क्लियर। और इससे आपने क्या कर दिया, मेंबर को क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है, इस तरीके से।
एक रिबिट यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, इस तरीके से आपने कर दिया रिबिट बना। सपोज दैट दिस इज द फ्लैट सेक्शन, तो आप फ्लैट सेक्शन पे एक टेंसाइल फोर्स आपने लगा दिया। ये जो है दिस इज द गसेट प्लेट, ठीक है, ये रिबिट्स यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कुछ देर के लिए यही मान लेते हैं कि जो रिबिट्स लगाए गए हैं, कनेक्शन बनाना है। अभी तो इसने बोला है कि सियर सिंगल रिबिट है, लेकिन मैं समझने के लिए यहाँ पे 4 रिबिट बना देता हूं। हो सकता है कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला है टू सियर अ सिंगल रिबिट टू क्रश, यहाँ पे सिंगल की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ मेंशन है वो ये है, उसने बोला है सियर PS इजकल टू, ध्यान दीजिएगा, सिंगल रिबिट्स, सियर में कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सियर टू अ सिंगल रिबिट, तो सबसे पहले क्रम में क्या दिया है 5000, तो ये 5000 kg हम लोग लिखेंगे, 5000 kg। उसके बाद क्रश, देखो यहां पे क्या लिखा है, दिस इज द क्रश द रिबिट, क्रश के केस में या उसको बियरिंग में बोलोगे तो 8000 kg। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि जो टीयरिंग में है, प्लेट की जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं PT, ये आपका कितना है, दैट इज 6000 kg। इस तरीके से वैल्यू आपको दी गई है। अब फ्रेंड्स जो अप्लाइड लोड है वो ये है, दैट इज 84 टन, ठीक है, 84 टन। तो एक काम ये करते हैं, सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कि 1 टन में कितने केजी होते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा 84 है, 1 टन में 1000 केजी होते हैं, कितने होते हैं 1000 केजी। तो आप देखोगे 84 इंटू 10⁻³ केजी आपका आंसर ये वाला पार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 84 टन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिट अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो गलत कर जाओगे। तो आपको ध्यान देना है कि 1 टन में कितना होता है, 1 टन को 10 क्विंटल भी बोलते हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि वहां पे 1000 केजी होता है 1 टन में, क्लियर। अब यहां पे ध्यान दीजिए जो P की वैल्यू है वो 84 इंटू 10⁻³ केजी है, क्लियर। अब हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ रिबिट्स इजकल टू अप्लाइड लोड डिवाइड बाई लीस्ट वैल्यू ऑफ किसका PS PB PT। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब फ्रेंड्स ये बताइए कि अप्लाइड लोड कितना है, तो जो अप्लाइड लोड है वो हमारे पास है 84 10⁻³ डिवाइड बाई, ये बताइए PS PB और PT में लिस्ट कौन सा है, कम से कम कौन सा है, मिनिमम कौन है। तो आप देखोगे कि इसमें जो मिनिमम आएगा वो मिनिमम वैल्यू आपकी होगी 5000 kg। तो आप यहां पे पुट कर सकते हो 5000 kg। अब यहां पे आप जब पुट करोगे तो 5000 kg यहां पे आप पुट करोगे 5000 kg, इससे 3 जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 84/5। तो आप देखोगे इसका आंसर आएगा 16 पॉइंट समथिंग करके, 16.53 के आसपास अगर आता है तो आप नियरली आंसर लिखोगे 17। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट कि आपका आंसर 16.2 आता, मान लिया कुछ देर के लिए, तब भी आप जो बोल्ट लोगे, यहां पे जो रिबिट्स लोगे वो आप 17 कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं कि उसको आप 16 ले लोगे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों आपके पास दोनों है, ए है, बी भी 14 है, 16 भी है और 17 भी है। तो आप ये देखोगे कि अगर आप कम रिबिट प्रोवाइड करोगे तो स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन आपको जो कनेक्शन है वो सेफर साइड रखना है, सेफ रखना है। तो सेफ रखने के लिए नंबर ऑफ जो रिबिट्स हैं आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 16 पॉइंट समथिंग कुछ आया है तो आपको आंसर हायर साइड लेना पड़ेगा, दैट इज 17। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 17। तो इस तरीके से आपको हम लोग यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आईएएस में ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको हमने यहां पे देखा। तो आईएएस में ये पूछा गया है, जो कि आप देखोगे कि ये 4 बार पूछा गया, तो ऐसा क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। देखो थ्योरी में भी पूछ सकता था ये क्वेश्चन कि नंबर ऑफ रिबिट क्या होते हैं। अभी हम आगे इसको देखेंगे कि नंबर ऑफ रिबिट को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ रिबिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो आपका होता है अप्लाइड लोड अपॉन रिबिट वैल्यू होता है, तो वही हम यहाँ पे भी चेक करेंगे। तो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, पहले अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन आईएएस कौन कौन से ईयर में पूछा गया है, 1995 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है और 2010 में पूछा गया है।
क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। एक स्टील की प्लेट है जिसकी जो विड्थ है या वाइड है वो 30 सेंटीमीटर है। कितना है? दिस इज द 30 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे 30 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। एंड 10 mm थिक जो प्लेट है वो कितना है? 10 mm थिक है। अ रिवेट ऑफ नॉमिनल डाया, अंडरलाइन नॉमिनल डाया 18 mm इज ड्रिवन, देन द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा डेटा इधर उधर करके ये 3 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करते हैं सबसे पहले देखते हैं। एक प्लेट है, इस प्लेट की अगर हम बात करें, इस तरीके से बनाया गया है कि जो सेक्शन है इस तरीके से, जो क्रॉस सेक्शन है, सपोज दैट ये प्लेट है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है, इसकी कुछ थिकनेस रहेगी, कुछ विड्थ रहेगी, ये विड्थ है, ठीक है, ये थिकनेस है, क्लियर। इस पे लोड लगा दिया गया है, दैट इज पी, टेंसाइल फोर्स। अब उसने बोला है कि यहां पे एक नॉमिनल डाया 18 का एक इस तरीके से आपने क्या कर दिया? रिविट बना दिया, ठीक है, ये रिविट है। अब इस रिविट का डाया जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? डाया आपका जो गिवन है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक सीखा था। दिस इज द डिनोटेड बाई फाई। फाई की वैल्यू कितनी है आपके पास? दिस इज द 18 mm, क्लियर। अब आपको क्या चाहिए? मुझे निकालना है एरिया नेट। तो ए नेट इजकल टू होता है जो भी ये विड्थ होगी टोटल यहां से लगा करके विड्थ, उसमें से जितना भी रिविट होल डाया आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बी माइनस एन टाइम डी एच इंटू थिकनेस, क्लियर। अब आप ये बताइए, जो डाया होल है या इसको ग्रास डाया बोलते हैं, डी जी बोलेंगे, ये आएगा 5 प्लस 1.5, बिकॉज कि जो डाया है ये 24 से क्या है? लेस है, बिकॉज नॉमिनल डाया लेस देन 24 mm। अगर ये 24 से ज्यादा होता रिविट के केस में तो हम लोग यहां पे 2 ऐड करते, लेकिन 24 से कम और 12 से जब ज्यादा रहता है तब हम लोग उसमें क्या करते हैं? 1.5 क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब आप 5 देखोगे कितना है? 18 है, प्लस 1.5 करोगे तो आंसर आएगा 19.5 mm आ जाएगा। अब 19.5 mm जब हमको मिल गया तो सीधे आप देखिए कितने यहां पे रिविट लगाए गए हैं। रिविट लगाया गया है 1। जब 1 रिविट लगाओगे, क्वेश्चन में बता रखा है कि जो विड्थ है यहां पे 30 सेंटीमीटर है। इसको एक काम करते हैं, यहां पे या तो आप डायमीटर को एक काम कर सकते हो। देखिए यहां पे सारा डेटा किस में है? जो प्लेट की थिकनेस mm में है, तो हम क्या करेंगे? सारे डेटा को mm में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहां पे विड्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको अगर हम mm में कन्वर्ट करें तो 300 mm हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे 300 mm माइनस एक डाया है तो एक, उसके बाद में कितना है? 19.5 इंटू 10, क्लियर। अब आप सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो यहां से जब आंसर आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 280.5 इंटू 10। आपका आंसर आएगा वो 2805 mm स्क्वायर। लेकिन क्या ऑप्शन में mm स्क्वायर में पूछा है? नहीं, आंसर में जो पूछा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है। तो आप देखोगे इसको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। या तो आप पहले सेंटीमीटर में सारे डेटा को कन्वर्ट कर लो, सपोज दैट टी यहां पे 10 mm था तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाता। 19.5 mm था, इसको लिख सकते थे 1.95। तो आप जिस तरीके से लगाना चाहो उस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज द सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां पे 2 कॉन्सेप्ट मिल गए हमको। क्या क्या? नेट एरिया कैसे निकलता है ये मिल गया हमको। दूसरी बात कि ग्रॉस डाया कैसे निकालते हैं, 2 क्वेश्चन। तो इस प्रॉब्लम को सीखने से हमको ये बात पता चल गई कि 2 छोटी प्रॉब्लम निकल के आ गई। एक तो नेट एरिया भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट भी पता चल जाता है कि जो आपका डायमीटर 24 से कम है, 24 से ज्यादा है, तो नॉमिनल डाया, ग्रॉस डाया कैसे निकालते हैं वो भी हमको ये कॉन्सेप्ट यहां पे पता चल जाता है।
इसके अलावा अगर मान लिया इसको आपसे पूछता कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, मान लिया पूछता, तो वो परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ देता, और नेट एरिया से अगर आप स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी जो P है वो निकल के आ जाती है। अगर इसी पार्ट में पूछता तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से हम लोग 3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कशन हमारा है वो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2011 में पूछा गया है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इफ अ 2 सेंटीमीटर डायर रिवेट कनेक्ट्स 2 प्लेट्स एज सोन इन फिगर, ये फिगर है, जो ये फिगर दिखाई पड़ रहा है वो ये, दिस इज द फिगर, और इस फिगर के अंदर उसने बोला है शियर, सेफ शियर स्ट्रेस का मतलब होता है अलाउबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस या वर्किंग शियर स्ट्रेस। इसके 3-4 नाम होंगे, क्या, सेफ शियर स्ट्रेस, वर्किंग शियर स्ट्रेस, अलाउबल शियर स्ट्रेस, इस तरीके से आप इसका नाम ले सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। परमिसिबल भी बोल देते हैं, फॉर परमिसिबल पुल विल बी, पुल का मतलब यहां पे है टेंसाइल फोर्स होता है, कितना स्ट्रेंथ उसमें आ सकता है, मतलब P फोर्स लगाने के बाद में रिवेट कितना लेगा उसको हमको यहां पे देखना है। यह क्वेश्चन एसएससी जेईई में आया था और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको ध्यान देना हमको है। पहला ऑप्शन है 1100 केजी, दूसरा 1140 है, तीसरा 2140 है और डी ऑप्शन है 3140 है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को कैसे इसको हैंडल किया जाए उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो जो क्वेश्चन है ये एसएससी जेईई में पूछा गया है, हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे से, क्योंकि देखिए स्टील एक ऐसा टॉपिक है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो गए फिर दिक्कत नहीं आती है। इसमें कुछ कोडल प्रोविजन रहते हैं प्लस न्यूमेरिकल पार्ट रहता है, तो आप देख सकते हो ज्यादा टफ नहीं पार्ट है, स्टील बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, क्लियर। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में क्या है, देखो यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि जो स्ट्रेस दी गई है वो शेयर में दी गई है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखें तो परमिसिबल स्ट्रेस की बात करें एफएस, जो कि 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। अब ये ज्वाइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द लैप ज्वाइंट, कैसा है, लैप ज्वाइंट है। और आपको ये बात खास पता होगी कि जो लैप ज्वाइंट होती है उसके अंदर जो रिवेट होता है वो सिंगल शियर में होता है। किसमें होता है, सिंगल शियर। तो जो बोल्ट आपका फेल करेगा वो शियर में यहां से फेल करेगा, 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, आपका शियर में फेल्योर बोलते हैं। अब यहां पे आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर मैं शियर की बात करूं, PS इक्वल टू π/4 इंटू DH² इंटू N की बात कर लेता हूं, इंटू FS की बात करता हूं, क्लियर। ये हो जाता है आपका शियर की स्ट्रेंथ। अब यहां पे सिंगल शियर है तो N की वैल्यू 1 रखेंगे, π/4 इंटू डाया होल अगर बात करोगे तो यहां पे एक खास बात देखिए कि 2 सेंटीमीटर डाया रिवेट है। 2 सेंटीमीटर को अगर हम यहां पे रिवेट की बात करें, जो फाई दिया गया है रिवेट का वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 20 mm। अगर मैं डाया फोल की बात करूं या ग्रास डाया की बात करूं तो 5 + 1.5 ऐड करोगे, जो कि आपका 5 यहां पे जो है वो किससे लेस है, 24 mm से क्या है, लेस है। जब 24 mm से लेस होता है तो आप कितना ऐड करते हो, 1.5 mm। तो आप देखोगे कि यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 + 1.5। इससे जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 21.5 mm, क्लियर। जब आप यहां पुट करोगे 21.5 mm का स्क्वायर इंटू 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक खास बात यहां देखिए कि जो यूनिट है हमारे पास वो सारी केजी में है, तो आप एक काम करिए, जो mm में आंसर आया इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कितना आया आंसर हमारे पास, 21.5 mm हमारे पास जो भी आंसर आया इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 2.1 सेंटीमीटर। तो आप यहां पे पुट कर दीजिए 2.15 सेंटीमीटर। यहां से जब सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आता है वो 3600 के आसपास आता है, 3600 शायद 25 के आसपास आपका आंसर आता है। लेकिन यहां पे आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। देखिए 1100 तो बहुत ही दूर है, बी जो है 1140 है, ये भी नहीं मैच करेगा, 2140 बहुत दूर है, लेकिन जो नजदीक ऑप्शन है वो आपका क्या है, 3140। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपको इसी क्वेश्चन को एग्जैक्ट आंसर मैच कराना है जो बुकों ने सॉल्व कर रखा है, लेकिन सही प्रोसेस यही आपका है,
जो आंसर लाने का जो सही तरीका है, जो मेथड है हमारा, देखिए जब हम शियर में बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो वहां पे जो वैल्यू ली जाती है वो डाया ऑफ ग्रॉस लेते हैं, होल का डाया लेते हैं, वहां पे डाया ऑफ नॉमिनल डाया कंसीडर नहीं करते हैं। तो आप देखोगे इसका सही आंसर अगर आपको मैच कराना है तो एक काम करिए, सीधे अगर आप सॉल्व करोगे, सपोज दैट कि जो पीएस हम सॉल्व करेंगे तो n टाइम पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर कर दें इंटू एफ एस, एन 1 है पाई बाई 4, डाया पहले शुरुआत में कितना नॉमिनल डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, इंटू 2 का स्क्वायर इंटू एफ एस है 1000 kg। देखिए 2 स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 1000। तो कई बार क्या होता है कि आंसर आपके पास मैच कराने के लिए करना पड़ जाता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली यही आंसर आपका सही हो जाएगा जो 2625 केजी के आसपास आया। लेकिन अगर नहीं ऑप्शन में है तो आप देख सकते हो कि इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग वहां पे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो कि एसएससी जेई में भी पूछे गए हैं, कुछ गेट में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डील करेंगे। और आप प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए, जब आप नोट्स बनाओगे पिछली क्लासेस पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस को जवाब देना है। ऐसा नहीं करना है कि सीधे आकर के न्यूमेरिकल टैकल करना शुरू कर दिए। पहले आप जो भी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जो भी हमने पढ़ा, जब वहां से आप पढ़ के आओगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको करने के बाद में आपको और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो भी पुरानी क्लासेस आपके लेक्चर्स हो गए हैं इस पे रिविट कनेक्शन पे, आप उसको प्रॉपर पहले पढ़िए, उसके बाद में आप क्वेश्चन जब यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, आप और अच्छा कर सकते हो, आपकी जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको बार बार आपको नोट्स बना लीजिए, उसके बाद उनका रिवीजन करिए। धीरे धीरे करके हम स्टील को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कनेक्शन है, कनेक्शन में वेल्ड कनेक्शन भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे जैसे जो भी टॉपिक होता जाएगा हम लोग उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, चाहे वो गेट में आया होगा। अभी हम लोग कन्वेंशनल क्वेश्चन भी इस पे करेंगे, अभी हम ऑब्जेक्टिव डील कर रहे हैं। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी जेई, सिविल सर्विसेज, गेट, ईएस में क्वेश्चंस आए होंगे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डील करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका जो पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आईएएस में 2 बार पूछा गया है, 1998 में पूछा गया है और आपका पूछा गया है ये आईएएस 2016 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इन अ डबल रिविटेड डबल कवर, इन अ डबल रिविटेड, इन अ डबल रिविटेड डबल कवर covered butt joint, double riveted covered butt joint, the strength of the joint per pitch length in shearing per pitch length in shearing, the strength in shearing the rivets is n times the shear strength of one rivet in single shear, इसमें दे रखा है सिंगल shear, where n is equal to
इक्वल टू, पहला ऑप्शन है ए इज द फर्स्ट ऑप्शन 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। इस तरीके से ऑप्शन उसने बना रखे हैं। क्लियर? और जो ये क्वेश्चंस है ये आपका 3 बार पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है IES 1998 में पूछा गया है। उसके बाद में IES ये SSC JEE में पूछा गया है 2016। अब आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस क्या होता है, जो क्वेश्चन IES में आते हैं उनको ये लोग क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो हम लोग जब पहले से IES के क्वेश्चन कर रखे होंगे तो कई बार क्या होगा, एग्जाम में देखोगे, कहोगे कि यार ये तो मैंने क्वेश्चन पहले से कर रखा है, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा और आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो बात की गई है वो ये की है क्वेश्चन नंबर 5, लोड ऑन connection is not eccentric for पहला है लैप जॉइंट, दिस इज द लैप जॉइंट। बी ऑप्शन कहता है दूसरा सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट। और लास्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, सारे हो सकते हैं, ऐसा उसने बोला। क्लियर? अब एक बात समझ लेते हैं किस एग्जाम में पूछा गया है। ये IES 2006, IES 2006 और पूछा गया है उत्तराखंड ए में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या हुआ, 2 बार रिपीट हो गया। उत्तराखंड का जो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर होता है वहां पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है और क्वेश्चन IES 2006 में ये पूछा गया है। क्लियर? अब हम लोग डील करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, यहाँ पे कौन कौन सा आंसर हमारा हो सकता है। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, इन डबल कवर रिविटेड, डबल कवर बट जॉइंट है आपका डबल रिविटेड, अंडरलाइन, यहाँ पे जो बातें हैं वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या कि क्वेश्चन में जो भी बोला है उसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात बोली है उसने कि डबल कवर है, क्या है, डबल रिविटेड है, अंडरलाइन करिए इसको, डबल रिविटेड। फिर क्या बोला है, डबल कवर बोला है, तो डबल कवर समझ में आ गया। फिर बट जॉइंट है, ये भी मुझे समझ में आ गया। द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पर पिच लेंथ इन शेयरिंग द रिविट इज n टाइम्स द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिविट। मतलब ये कहना चाहता है कि जो नेट हम लोग निकालते हैं PS, वो n टाइम्स ने बोला है। जो भी आप स्ट्रेंथ निकालते हो सिंगल की, मान लेते हैं सिंगल की PS1 निकालते हैं, ठीक है। एक रिविट की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको हमको यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे जो फार्मूला हमारा जनरल बनेगा वो n इंटू स्मॉल n इंटू π/4 इंटू DH का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे FS। क्लियर? अब एक खास बात यहां पे ये है कि कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी और स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी। देखो कैपिटल N का मतलब क्या है, डबल रिविटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी, ये आपने सपोज दैट कि ये आपके पास प्लेट है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, दिस इज द प्लेट, ठीक है। इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, ये आपने बना रखा है, ठीक है। P फोर्स आपने लगा रखा है, इस पे P फोर्स लगा रखा है। डबल कवर रिविटेड जॉइंट है, मतलब यहां पे लगा रखा है, इसको यहां पे भी लगा रखा है, यहां पे भी लगा दिया एक साइड में, दूसरा साइड यहां पे लगा दिया, यहां पे रिविट लगा रखा है, यहां पे भी, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि डबल शेयर में हो जाएगा। देखो कैपिटल N जो था वो क्या था और स्मॉल n का था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो कैपिटल N होता है वो हम लोग डिनोट किए थे जो शेयर प्लेन कितने होंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो शेयर प्लेन आएगा, इस बात की अगर आपको ध्यान देना है तो यहाँ पे जो शेयर प्लेन आते हैं 2 आते हैं, एक यहाँ पे आता है
और एक पॉइंट कहां पे आता है, यहां पे। तो इन केस आप डबल कवर बट ज्वाइंट में देखोगे जो कैपिटल एन की वैल्यू होगी कितनी होगी, 2, और स्मॉल एन का मतलब होता है कि यहां पे क्वेश्चन में बोला है डबल रिविटेड, यहां पे क्या हो जाएगा 2, तो डबल रिविटेड है, डबल रिविटेड, ये मतलब है। डबल रिविटेड का मतलब ये होता है, मतलब इसको टॉप व्यू में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। टॉप व्यू में अगर आप देखोगे, इस लाइन में अगर आप लगाओगे, इस लाइन को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आएगा, इस लाइन को देखोगे तो आपको इस तरीके से चीजें मिल जाएगी। तो ये 2 क्यों आया, क्योंकि डबल रिविटेड है, और ये 2 क्यों आया, क्योंकि डबल शेयर है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज द डबल शेयर, डबल शेयर, ठीक है। तो आप यहां जब पुट करोगे तो n 2 इंटू 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी एच स्क्वायर इंटू एफ एस, आप देखोगे 4 टाइम जो वैल्यू आएगी, 4 टाइम इंटू जो भी वैल्यू सिंगल शेयर में PS1 मान लेते हैं, दैट इज द नेट। तो आप क्या देखोगे, ये जो है पर पिच लेंथ है और ये टोटल निकल के आ जाते हैं। तो n की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 4। तो जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखो अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर होगा तो ये सब क्वेश्चन बहुत छोटी बातें हो जाती हैं, क्योंकि हमने थ्योरी क्लास में इसको डबल शेयर क्यों होता है, डबल रिविटेड क्या होता है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं, लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट एसेंट्रिक फॉर, किस ज्वाइंट के लिए, किस कनेक्शन के लिए लोड जो है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब है कि जो भी ग्रुप है, बोल्ट का जो ग्रुप है, उसके केस में अगर वो जो फोर्स आप लगा रहे हो, अप्लाइड लोड, अगर बोल्ट ग्रुप के सीजी से पास कर जाता है तो उसे बोलते हैं सेंट्रिक। अगर उसके सेंटर से नहीं पास करता है, उसके जो सीजी का जो ग्रुप ऑफ सीजी है उससे अगर पास नहीं करता है तो उसे क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट, ध्यान देने वाली बात है, नॉट एसेंट्रिक, मतलब इसका होता है सेंट्रिक। इसका मतलब क्या होगा, नॉट एसेंट्रिक का मतलब है, इसका मतलब है सेंट्रिक। क्या हो जाएगा, सेंट्रिक। तो आप क्या देखोगे कि यहां पे जो भी हमें कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप देखो ये जो पी फोर्स आप अप्लाइड कर रहे हो, पी फोर्स, तो आप देखोगे इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों सेम है। तो इस केस में आप देखोगे, इन केस ऑफ दिस लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाता है, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम इन डबल कवर बट ज्वाइंट, इन डबल कवर बट ज्वाइंट, हैंस नो एसेंट्रिसिटी। नो एसेंट्रिसिटी, जब एसेंट्रिसिटी नहीं रहेगी तो बेंडिंग मोमेंट 0, बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, 0। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो आप क्या देखोगे कि ये जो लोड है उसके सेंटर से पास हो जा रहा है, जो भी बोल्ट ग्रुप है उसके सीजी से पास करेगा, तो बोल्ट ग्रुप का जो सीजी होगा वो यहां पे लाई करेगा, दिस इज द सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप, बोल्ट ग्रुप। जब यहां से पास हो जाएगा तो कोई भी लोड, ये सॉरी, जो कोई भी मोमेंट आपका नहीं निकल के आता। लेकिन वही अगर लैप जॉइंट होता तो वहां पे एसेंट्रिसिटी आ जाती, क्योंकि वहां पे जो एक्शन एंड रिएक्शन दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो आप इसका जो आंसर लगाओगे, दिस इज द डबल कवर बट जॉइंट। तो ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जो कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन में खास कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आने वाली है और हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो है डील करेंगे 6 से डील करेंगे, जो कि पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स जो पार्ट है उसमें पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे और अच्छे से यहाँ पे देखो, जो ये सोल्यूशन है जो आप लिख लोगे इसको तो बाद में आपको काम आएगा। तो सोल्यूशन आपके लिए मेन है, जो भी पॉइंट हम बताते हैं यहाँ पे आप प्रॉपर उसको जरूर नोट किया करें, ताकि आपको जब भी नोट्स रिवाइज करना है या क्वेश्चन ही देखना है, कोई डाउट है तो दोबारा आप फिर से देख सकते हो। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि जो भी पॉइंट यहाँ मेंशन करते हैं सोल्यूशन के साथ में, उसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि आपके पास थ्योरी में मेंशन है, लेकिन फिर भी सोल्यूशन के साथ लिखना जरूरी है। जब भी हमें कोई दिक्कत आएगी फिर से हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा, दैट इज, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहीं ना कहीं पे, उसके बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं। क्वेश्चन ये है जो कि एसएससी जेईई में पूछा गया, 2009 और 17 में पूछा गया। क्वेश्चन ये है, ये एक क्वेश्चन और इसके पहले डील करते हैं जो कि अच्छा है, जिसके बारे में हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है।
क्वेश्चन पूछा गया था ये भी एक बार। शियर में मैंने देख लिया, बियरिंग में हमको चेक करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस हैं, जो कि रिपीट हुआ है। एसएससी जेई क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी जेई 2016 2017 दोनों साल सेम क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। जब रिपीट हुआ यहां पे, अब ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप बिना सॉल्व किए आंसर लगा के आगे निकल जाओगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आप रीजनिंग पे टाइम दे सकते हो। इन आ ट्रस गर्डर, इन आ ट्रस गर्डर ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज की बात कर रहे हैं। अ डायगोनल कंसिस्ट ऑफ माइल्ड स्टील फ्लैट 400 IS इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन 400 and carries a pull का मतलब टेंसाइल फोर्स, पुल ऑफ 800 किलो न्यूटन। ठीक है, 800 किलो न्यूटन का क्या है, पुल है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट इज, इफ द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट इज 26 mm, उसने बता दिया। ध्यान दीजिएगा यहां पे, उसने क्वेश्चन में पहले से ग्रॉस डायमीटर को बोल दिया। अगर वो नॉमिनल डायमीटर बोलता तो हम कुछ ना कुछ ऐड करते उसमें। ठीक है, डायमीटर ऑफ रिवेट, देन द नंबर ऑफ रिवेट्स, देन द नंबर ऑफ rivets, the number of rivets required in the splice, splice क्या होता है वो भी बताएंगे। splice is, पहला है A 6, B क्या है that is 7, C क्या है 8 है, और D क्या है 9 है। ये आपको ऑप्शन में दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन में उसने आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपको मानना भी पड़ सकता है कई बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पूछा गया है, एक क्वेश्चन और है न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको भी देखते हैं। 7 नंबर, जो कि आपका एसएससी जेई में पूछा गया है, एसएससी जेई 2016। क्या पूछा है, द डायमीटर ऑफ रिवेट कनेक्शन, the diameter of rivet connecting plate of thickness 16 mm given by Unwin's formula, ठीक है, is फर्स्ट ऑप्शन 28 mm, बी ऑप्शन है आपके पास 24 mm, और सी ऑप्शन आपके पास में है 22 mm, और जो डी ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दिस। तो कई बार क्वेश्चन में नन ऑफ दिस भी दे देता है, तो वो हमारे थोड़ा सा दिक्कत करता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं तो कई बार नन ऑफ दिस में हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं, पहले डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बाद में डिस्कस करते हैं। इफ अ ट्रस गर्डर क्या होता है, जिसपे हम लोग जैसे ट्रेन निकलती है, जैसे आपने देखा होगा जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं, जब ट्रेन ऊपर से गुजरती है, जो आपने देखा होगा बीम जैसा सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उसे गर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्डर बोलते हैं। ठीक है, गर्डर का काम होता है, एक तरीके की बीम होती है, जो बीम क्या रजिस्ट करती है, वेब पार्ट शेयर रजिस्ट करता है, और जो फ्लेंज पोर्शन होता है
जो आपका बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करता है, क्योंकि जो आपके बनाए जाते हैं जो गर्डर ज्यादातर आई सेक्शन बनाए जाते हैं और हैवी बनाए जाते हैं, क्योंकि मान लो ट्रेन कहीं से गुजरती है तो आपने देखा होगा जो ट्रेन का वेट काफी ज्यादा हाई रहता है, तो हैवी जो ISHB होता है, ISHB सेक्शन होता है, उसको हम लोग वहां पे यूज करते हैं, ठीक है, गर्डर में। तो सपोज दैट कि ये जो आपका ब्रिज है कुछ इस तरीके से हम कहानी समझ लेते हैं। सपोज दैट दिस इज द ग्राउंड, यहाँ पे रिवर है, फिर ग्राउंड स्टार्ट होता है, ये ग्राउंड है आपका, ठीक है। तो कुछ ट्रस का जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से है, दिस इज द ट्रस अरेंजमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको मेंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। ये एक ट्रस है, यहाँ पे कोई व्हीकल है वो गुजरती है, यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई व्हीकल है, इस तरीके से यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से ये कोई ब्रिज है, यहाँ पे कोई रिवर है, ये क्या है, रिवर है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे गर्डर प्रोवाइड करना पड़ता है, ये गर्डर रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, गर्डर। तो अगर आप देखोगे तो कुछ गर्डर इस तरीके से यहाँ पे स्टील रहता है, तो गर्डर। यहाँ पे आप देखोगे कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे रिविट जॉइंट बनाना पड़ेगा, जो भी ये मेंबर को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से आपको कनेक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्लियर, इस तरीके से, क्लियर, क्लियर। अब इस तरीके से देख सकते हो व्हीकल यहाँ पार करेगी, इसको इस साइड से इंटर कर रही है और इस साइड आपको जा रही है व्हीकल। तो ये आपका जो है ट्रेवलिंग पाथ है आपका। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिस द ट्रस ऑफ ब्रिज डायगोनल कंसिस्ट ऑफ माइल्ड स्टील फ्लैट। तो ये जो डायगोनल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो है मैं बाहर निकाल के इसको थोड़ा सा जूमिंग इफेक्ट बनाता हूं, सपोज दोनों को मैं अलग से बना रहा हूं। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये डायगोनल आपको, ये फ्लैट सेक्शन है, मैंने फ्लैट बना दिया और इस फ्लैट को आपने क्या किया है, कनेक्ट किया है, एक यहाँ रिविट लगा दिया है और एक पार्ट आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे लगा दिया, क्लियर। ये कनेक्शन है आपका, ये फ्लैट सेक्शन है, फ्लैट है, और ये हो सकता है गसेट प्लेट हो, गसेट प्लेट या स्प्लाइस बोल सकते हो। यहाँ पे स्प्लाइस यूज की गई है, ठीक है। स्प्लाइस क्या होता है, वो भी एक तरीके का डबल कवर बट जॉइंट की तरह काम करता है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में ये निकालना है कि नंबर आप कितने यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अभी ने रैंडम यहाँ पे लगा दिया कि एक रिविट है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि इसमें कितने रिविट की जरूरत है। वो तब पता चलेगा जब आप इसके शियर में, बियरिंग में, टीयरिंग में स्ट्रेंथ पता कर पाओगे, तब आपको पता चल पाएगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, शियर में इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो क्या करोगे, एन टाइम इंटू स्मॉल एन, यहां पे क्या कर सकते हो, दैट इज कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू पाई बाई 4 इंटू DH का होल स्क्वायर इंटू क्या करोगे, FS। अब आपको ये बताइए, यहां पे क्वेश्चन में कहीं पे भी उसने शियर, बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में मेंशन नहीं किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में मैंने बताया था, जब मैं थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहा था तो वहां पे हमने क्या बताया था कि नहीं दिया होगा तो हम 100 मान लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे एन के बारे में मुझे नहीं पता, स्मॉल एन की 1 मानेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कितने भी रिविट्स यहाँ पे लगे हैं। पहले मैं सिंगल की वैल्यू निकाल लूंगा, उसके बाद कितना लोड अप्लाइड है, उसके बाद मैं डिवाइड करके बता दूंगा कि कितने नंबर ऑफ रिविट्स वहां पे जरूरत है। पाई बाई 4 26 डायमीटर दे रखा है, इसको लिख सकते हो 100 मेगा पास्कल, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए ये mm स्क्वायर, ये mm स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे mm स्क्वायर में जो डायमीटर है वो mm स्क्वायर में है। तो जो आंसर आएगा, अब एक खास बात यह है कि n इंटू जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आता है 53.09 kg किलो न्यूटन, 53.09 किलो न्यूटन। अब एक खास बात यह है कि जो भी ज्वाइंट आप बना रहे हो यहाँ पे, ये 53.09 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि स्प्लाइस एक तरीके से क्या होता है कि मेंबर को जब कनेक्ट करना होता है, सपोज दैट ये स्प्लाइसिंग अगर मुझे पता करना हो तो स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि 2 तरीके से उसको कवर करना होता है। दिस इज द स्प्लाइसिंग, इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग कर देते हैं। सपोज कोई मेंबर है, उसको स्प्लाइस करना है तो 2 साइड से उसको कवर प्लेट से उसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। अब ये स्प्लाइस के चक्कर में यहाँ पे जो बोल्ट या रिविट होगा वो आपका डबल शियर में होगा। तो डबल शियर की वजह से क्या करोगे, 2 इंटू 53.09 किलो न्यूटन। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर आपका 106.18 किलो न्यूटन। ये तो शियर में पता चल गया। क्या आप इसको बियरिंग में निकालोगे, नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों,
पहली बात तो बेयरिंग के लिए आपको थिकनेस चाहिए, क्योंकि बेयरिंग के एरिया में बेयरिंग स्ट्रेस तो हमें पता है 300 मान लेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो फ्लैट सेक्शन है उसकी थिकनेस क्या होगी। वो क्वेश्चन में उसने बताया नहीं है। जब नहीं बताया है तो हमको यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। अब इसको आप कन्वेंशनल तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट चला जाएगा। आपको कोशिश करनी है कि इसको बस इतना सॉल्व करके अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिविट्स। तो जब नंबर ऑफ रिविट्स हमको चाहिए तो n इजकल टू क्या करोगे, दैट इज अप्लाइड लोड अपॉन लिस्ट ऑफ PS, PB एंड PT। लेकिन यहाँ पे PB और PT है नहीं, तो लिस्ट आपका क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो अप्लाइड लोड आपके पास कितना है, दैट इज 800 किलो न्यूटन डिवाइड बाई 106.18। तो यहां से आंसर सॉल्व करोगे तो लगभग 7 पॉइंट समथिंग करके आता है, 7.53। मैंने बताया था जो 7.7 से कुछ भी ज्यादा होगा, 7.1 भी होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 8। तो दिस इज द 8 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखोगे दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्या कंफ्यूजन आएगा, सर इसको सिंगल शेयर माने या डबल शेयर माने। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर सपोज दैट कि मैं इस वैल्यू को 800 को 53 से डिवाइड करता तो आपका आंसर लगभग 14 या 15 के आसपास आता। भाई अगर इसको आप डबल ना करते, अगर 53 जो है, अगर आपने 800 सपोज दैट, समझाता हूं इसको थोड़ा सा, सपोज दैट 800 डिवाइड बाई 53.0 करते तो आंसर जो आपका आता है वो लगभग 15 पॉइंट समथिंग आता। तो आपके जो रिविट्स आते वो 16 या 15 के आसपास आते। अब वो 15 और 16 के आसपास जब रिविट आता आपका, तो आप देखोगे कि इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जो 15 या 16 के आसपास हो। इसका मतलब ये हुआ कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सिंगल और डबल मानना पड़ सकता है। तो आप एग्जाम में ध्यान देना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर नहीं बताता है कि ये डबल कवर्ड जॉइंट है या सिंगल है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा कि ये सिंगल में हो सकता था या डबल में हो सकता था। बाकी स्प्लाइसिंग यूज किया है तो इसमें क्या है, डबल कवर बट जॉइंट ही मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसका आंसर आपको आई होप कि समझ में आ जाता है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तब भी क्या होता है कि हमारे पास वहां पे टाइम वेस्टिंग हो जाता है। तो अगर आप पहली बार में नहीं कर पा रहे हैं तो एसएससी जेईई में ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, बाद में करो। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आपको इसको 3-4 मिनट लग गए तो उतने में आप जीएस के कई क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आपको आता बहुत है लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो चीजें नहीं कर पाओगे। द डायमीटर ऑफ द रिविट कनेक्टिंग प्लेट ऑफ थिकनेस 16 mm। प्लेट की जो थिकनेस है कितनी है, 16 mm है। बाई अनविन फार्मूला, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अनविन फार्मूला होता क्या है। तो पहले हम देखते हैं जो अनविन फार्मूला होता है, अनविन फार्मूला। तो डाया अगर मुझे mm में चाहिए, नॉमिनल डाया चाहिए, तो 6.01 इंटू दिस इज द टी mm। मिनिमम थिकनेस रहती है। अगर 2 प्लेटें होती तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम थिकनेस लेते। इस चीज का ध्यान रखिए। अगर 16 mm होता, एक 12 mm होता, तो हम लोग किसको कंसीडर करते, 12 mm को। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान देना, 6.01 इसलिए लिखा क्योंकि जो प्लेट की थिकनेस है वो mm में मेंशन किया है। अगर वो सेंटीमीटर में मेंशन करता तो 1.91 हमको लिखना पड़ता। तो जो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा ये है कि यहाँ पे 6.01 इंटू टी की अगर हम बात करें, टी कितना है, 16। तो यहाँ पे देखोगे दैट इज 6.01 इंटू 4 करोगे तो यह आएगा 24.04 mm, जो कि अप्रॉक्सीमेट नियरली किसके बराबर है, 24 के आसपास में आपका ये आंसर दिख जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, आई होप कि आपको चीजें समझ में आए होंगी। अगर आपको दिक्कत तब भी आती है तो आप प्लीज पहले थ्योरी पार्ट को डिस्कस करिए, मतलब पढ़िए पहले उसको, उसके बाद क्वेश्चन डील करिए, तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एसएससी जेईई में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आईएएस में नहीं आ सकते। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए हैं एसएससी जेईई में, उनका हो सकता है कई बार आईएएस में भी आपको मिल जाए। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी हो, अच्छे क्वेश्चन हमको करने से मतलब है। अब आप जा करके किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हाँ ये आंसर होना चाहिए, दूसरा आंसर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई जो बुक्स होती हैं, कोई दूसरी बुक में आपको दूसरा आंसर मिलेगा, किसी दूसरी बुक में जाओगे तो दूसरा आंसर मिलेगा। तो आपको ये हेडेक खत्म हो जाएगी कि आंसर का कंफ्यूजन जो रहता है आपको, कहीं गुप्ता एंड गुप्ता में देखते हो कुछ अलग आंसर आ रहा है, यूथ कंपटीशन में देखते हो कुछ अलग आंसर आ रहा है, मेड जी कुछ और सॉल्व कर रहा है, आईएएस स्मार्टर कुछ और सॉल्व कर रहा है। वो सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो फिर डाउट आपको नहीं रहेगा।
तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। पूछा है अकॉर्डिंग टू अनविन फार्मूला, अभी हमने डिस्कस किया था, ये भी क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है एसएससी जेई 2017, एसएससी 2017, उसके अलावा कहां पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है उत्तराखंड में पूछा गया 2007 में, ए एग्जाम के लिए पूछा, मतलब ये उत्तराखंड में रिपीट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू अनविन फार्मूला, अकॉर्डिंग टू अनविन फार्मूला, अकॉर्डिंग टू अनविन फार्मूला, द रिलेशन बिटवीन, अकॉर्डिंग टू अनविन फार्मूला, if t is the thickness of the plate, if t is the thickness of the plate in mm, the nominal diameter of rivet is पहला फार्मूला d इक्वल टू 1.91 t, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, d इक्वल टू 1.91 t स्क्वायर, सी फार्मूला क्या कह रहा है, d इक्वल टू 1.91 t, ठीक है। और उसके बाद में जो ऑप्शन दिया गया है डी, वो नन ऑफ दीज है, ठीक है, नन ऑफ दीज। अब ध्यान दीजिए, इसको जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। क्यों? पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनविन फार्मूला इफ टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट इन mm, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, mm में पूछा क्वेश्चन आपसे, mm में अगर आप पूछेगा तो अलग आंसर होगा, और सेंटीमीटर में पूछेगा तो उसका आंसर कुछ और होगा। द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट इज mm, अगर आप देखोगे तो अगर मैं बात करूं नॉमिनल डायमीटर तो 6.01 ब्रैकेट में t मिनिमम, जहां पे t जो रहती है मिनिमम, ये आप देखोगे mm में होगी, और जिस फार्म t जो है ग्रेटर देन 8 mm होगा, देन दिस फार्मूला इज वैलिड, दिस फार्मूला इज वैलिड। अगर 8 mm से ज्यादा थिकनेस होगी तभी जाकर के आप अनविन फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है। सेम क्वेश्चन अगर एक बार फिर से इसने पूछा है एसएससी जेई में, देखो क्वेश्चन चेंज हो रहा है, बस क्वेश्चंस को ये लोग क्या है कि चेंज कर देते हैं। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9, इसने क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू अनविन फार्मूला, अकॉर्डिंग टू अनविन, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा चेंज है, अनविन्स फार्मूला, द रिलेशन बिटवीन डाया ऑफ रिवेट ब्रैकेट में डी इन mm एंड थिकनेस ऑफ प्लेट in mm is given by पहला फार्मूला बोला है a इक्वल टू d इक्वल टू 5.01 अंडर रूट टी, बी ऑप्शन क्या बोला है 6.01 इंटू रूट टी, सी ऑप्शन बोला है d इक्वल टू 1.91 t, और डी ऑप्शन कह रहा है d इक्वल टू 2.6 इंटू रूट टी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पे पहले वाले में मैंने क्या बताया था, जब mm में होता है तो आपका ये आंसर होगा mm में 6.01 इंटू टी मिनिमम होता है, क्लियर, जब mm में बात करते हैं।
तो आप देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अगर यहां पे 6.01 अंडर रूट टीएम होता तो हम वहां पे इसको आंसर को करेक्ट मानते, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं आपने गलती से अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आप जल्दबाजी में इसको लगा दोगे और कहोगे कि ये आंसर क्या हो जाएगा, सही, लेकिन वो आंसर क्या है, गलत है। अगर वो सेंटीमीटर में पूछता तो उसका आंसर क्या हो जाता, ये वाला होता, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, एमएम में पूछा है, तो एमएम के हिसाब से आंसर क्या होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं था। इस हिसाब से आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट अगर बात करें, according to Unwin formula the relation between dia of the rivet D in mm and the thickness of the plate in mm। अब ये सब बातें किसमें पूछ रखा है, mm में पूछ रखा है। तो mm में हमने फार्मूला पढ़ रखा है, B = D = 6.01 अंडर रूट टी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखो, ये तो आंसर होगा किसके लिए, सेंटीमीटर के लिए होगा। तो ये आंसर तो कुछ हमने पढ़ा नहीं, 5 पॉइंट 2 पॉइंट आंसर। आपको जो भी दिक्कत आएगी एग्जाम में, या तो आप 1.91 में फंस जाओगे या 6.01 में फंस जाओगे। एक चीज ये ध्यान देना है कि यहां पे कैसे आया 6.0। अब आप देखिए, सपोज दैट D = मैंने लिखा 1.91 इंटू टी, सेंटीमीटर में मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कि जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 mm होते हैं, तो आप 10 mm कर दोगे, इसको थिकनेस को mm में कन्वर्ट कर दोगे। जो सेंटीमीटर में है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए mm में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। और रूट इसका जब निकालोगे तो 1.91 रूट 10 की जो वैल्यू होती है वो 3.16 होती है, और आप थिकनेस देखोगे TMM। जब आप 1.91 और 3.16 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6.01 अंडर रूट TM। तो इस तरीके से आप सॉल्व, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा ताकि आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 में पूछा गया है, 2010 SSC JEE क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या कह रहा है, और ये हाँ यूके उत्तराखंड AE में भी पूछा गया है 2007 में। तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, रिपीट होते रहते हैं। हर स्टेट लेवल अगर आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे तो कहीं ना कहीं आप स्टेट लेवल चाहे आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो वहां पे चीजें क्या हो जाती हैं, रिपीट हो जाती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बोर्ड्स अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन में ये बोला है कि कितना वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो। व्हाट शुड मल्टीप्लाइड what should be multiplied with permissible bearing stress to find out strength of rivet, strength of the rivet in bearing। कैसे निकालोगे, जब परमिसिबल स्ट्रेस से क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपको रिविट की बियरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाए, पता चल जाए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, क्या हम मल्टीप्लाई करें, ऐसा पहला है P माइनस डी इंटू टी। दूसरा ऑप्शन है B π/4, क्या हम शियर एरिया को मल्टीप्लाई कर दें। C π/2 इंटू डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें। और D इसमें बोला है D इंटू टी को मल्टीप्लाई कर दें। ये बातें उसने क्वेश्चन में बोल रखी हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे ताकि कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, क्या रहता है बेसिक फंडा, हालांकि मैंने थ्योरी में डिस्कस कर रखा है, लेकिन अगर आपने नहीं क्लास की है तब भी हम यहाँ पे आपको बता देंगे, क्लियर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बियरिंग स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है। तो आप ये बताइए, जो बियरिंग होता है पीबी जिसको हम डिनोट करते हैं, क्या होता है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, बोलो
या उसको बियरिंग एरिया बोलो। सपोज दैट कि आपके पास दिस इज द, मान लेते हैं कि दिस इज द प्लेट की थिकनेस है और कुछ ही तरीके से आपने रिविट को कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से। ये प्लेट थी, मान लेते हैं इसमें 2 रिविट थे, तो आप देखोगे दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया, दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, इस तरीके से ये प्रोजेक्टेड एरिया आपका आ जाता है, जिसका डाया आप डी मानते हो, डाया फूल लेते हैं, और जो ये पार्ट आप देखोगे, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे, दिस इज द थिकनेस, दिस इज द थिकनेस। तो जो प्रोजेक्टेड एरिया आता है, क्योंकि जो रिविट होता है ये आपका दबाव डालता है किसके ऊपर, प्लेट पे, या प्लेट रिविट पे लगाती है, डिपेंड करता है कि कौन मजबूत है। अगर प्लेट ज्यादा मजबूत होगी तो रिविट दब जाएगा, या मान लिया रिविट ज्यादा मजबूत होगा तो प्लेट दब जाएगी। डिपेंड करता है इसमें कौन सा इंसान ताकतवर रहता है। अगर प्लेट मजबूत हो गई तो रिविट में दबाव पड़ जाएगा, या अगर प्लेट कमजोर पड़ गई तो प्लेट के अंदर दबाव आप देखोगे उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा इंसान यहाँ पे मजबूत रहता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, परमिसिबल स्ट्रेस मान लेते हैं FB है, और जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, प्रोजेक्टेड एरिया क्या आएगा, दैट इज ये पूरा एरिया आएगा जो कि प्रोजेक्टेड रहेगा। इसको अगर आप प्रोजेक्ट करोगे इस साइड में बोर्ड के ऊपर, तो आप देखोगे एक रेक्टेंगल आएगा, दिस इज द शेप दिस। तो इसका जो एरिया आएगा DH इंटू थिकनेस T, तो आप देखोगे DH इंटू T। तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो बियरिंग स्ट्रेस में हम लोग क्या लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया अगर आप देखोगे तो D इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर D इंटू T। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाता है। अब हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इस क्लास में, उसके बाद हम अगली क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। 1-2 और न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं ताकि हमारे और कॉन्सेप्ट बन जाए। हम लोग इस पे 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस उसके अलावा मेंस के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन करने के बाद अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि जो हमारे छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं कि सर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं होगा, वो सारे डाउट्स आपके जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा अभी हम लोग ब्रॉड तरीके से चल रहे हैं, शॉर्ट बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जब तक बेसिक फंडा क्लियर नहीं होगा फिर आपको शॉर्ट तरीके से भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कहीं कहीं आप शॉर्ट लगा सकते हो, कहीं पे नहीं लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद हम लोग क्या है, अपनी अगली प्लानिंग ये है कि हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हमारे रहेंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सॉइल और स्टील पढ़ते हैं, उसके बाद में जो टाइम निकाल के हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या अदर क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम लोग भी क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है एसएससी जेई में, क्वेश्चन नंबर 11 एसएससी जेई 2017, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछा इफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट, efficiency of a riveted joint, efficiency of a riveted joint is defined as the ratio of, किससे उसको डिफाइन करते हैं वो ये पूछा, एसएससी जेई में पूछ लिया क्वेश्चन। अब ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। उसके बाद बी क्या कहता है, ग्रेटेस्ट मतलब ज्यादा वाली वैल्यू, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, ठीक है। सी क्या कह रहा है, लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड प्लेट
ऑफ अ रिवेटेड प्लेट टू द greatest strength of a riveted joint। ठीक है, फिर ऑप्शन कह रहा है डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, एसएससी 2017 में पूछा गया है, इसको हम लोग एक बार समझते हैं। कुछ और क्वेश्चन है इसके साथ ले लेते हैं, ताकि और कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट में, जो कि पूछे जा सकते हैं। इसने इस पे भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। क्वेश्चन ये है, हाँ ये भी इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 12, और जो कि एसएससी जेई कौन से ईयर में पूछा गया है? ये आपका पूछा गया है 2009 और 2017, इसमें पूछा गया है। क्लियर? अब ये क्या है? इफ P एंड स्मॉल d आर पिच एंड ग्रास डायमीटर ऑफ rivets the efficiency ईटा, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, ऑफ रिवेटेड जॉइंट ऑफ द रिवेटेड जॉइंट इज गिवन बाई ए ऑप्शन है ईटा इजकल टू पी अपान पी माइनस डी। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ईटा इजकल टू पी माइनस डी अपान पी। फिर सी ऑप्शन कह रहा है ईटा इजकल टू पी अपान पी प्लस डी, और डी ऑप्शन कह रहा है ईटा इजकल टू पी प्लस डी अपान दैट इज पी। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं और फिर हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पढ़ते हैं, इफिशिएंसी क्या होता है। देखिए इफिशिएंसी हमने क्या पढ़ा था कि लिस्ट ऑफ पीएस कामा पीबी और कामा पीटी, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जो भी जॉइंट रहता है, और जो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट रहता है, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होती है डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। क्या रहता है? सॉलिड प्लेट इनटू 100 करते हैं जब हमें एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालना होता है। अब चार ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट, इसका मतलब होता है लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट का मतलब होता है शियरिंग, बियरिंग और टीयरिंग में जो मिनिमम होता है, अपान टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। तो इस हिसाब से हमारा ए आंसर सही हो जाता है। अब देखो ग्रेटेस्ट जहां पे भी दिया हो वो आंसर तुरंत आपको कट करना है, जहां पे भी जो ग्रेटेस्ट का टर्म हो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? कट, क्योंकि सारी जो बातें होती हैं उसमें क्या होता है कि जो भी स्ट्रेंथ होती है वो लीस्ट वैल्यू कंसीडर करना होता है। दूसरी बात कि जो टॉप पे रखना है वो स्ट्रेंथ को रखना है, और अपान में आप देखोगे जो इनपुट होता है वो हमेशा अपान में सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट रहता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट का मतलब है ये है इनपुट, जब तक उसके अंदर कोई होल नहीं था, जब आपने रिवेट लगाया तो ये निकल के आ गया आउटपुट। क्या निकल के आ गया? आउटपुट। तो इफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपान क्या होता है? इनपुट होता है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में चीजें निकल जाती हैं। अब हमको ध्यान देना, P एंड D आर द पिच एंड ग्रास डायमीटर ऑफ द रिवेट, द इफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट, इसके बारे में उसने डिस्कस करना है। सपोज दैट कि मान लेते हैं कि ये एक आपका रिवेट है, जो कि इसके अंदर आपने P फोर्स यहाँ पे लगा रखा है और P फोर्स आपने कैपिटल यहाँ पे लगा, और यहाँ पे एक आपने क्या कर दिया, सपोज दैट कि आपने एक रिवेट बना दिया, दिस इज द, और ये जो पिच डिस्टेंस उसने बता रखा है वो क्या है? दिस इज द पिच डिस्टेंस P, और जो इसका ग्रास डाया है इसको उसने बताया है कि दिस इज D। क्लियर? अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो ए नेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा P माइनस डी। इसकी सपोज दैट कि जो थिकनेस है वो मान लेते हैं कुछ देर के लिए T है। क्या है? T है।
तो थिकनेस अगर आप देखोगे तो इसकी थिकनेस निकल के आ जाती है T। तो P माइनस डी इंटू टी करोगे तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना, ये एरिया हो गया। अब आपको चाहिए स्ट्रेंथ टेंसाइल में, तो P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा AT। अब मुझे चाहिए क्या, इफिशियंसी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे इफिशियंसी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है कि PS एंड PT एंड हमको निकालना होता है बियरिंग, शियरिंग और टियरिंग में जो लिस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो आपने ज्वाइंट जो बनाया वो प्लेट में आपने बनाया, तो आप देखोगे पहले जो प्लेट थी हालत उसकी क्या थी, अब उसकी हालत क्या हो गई है। तो पहले प्लेट कैसी थी, सॉलिड थी, तो आप सॉलिड की स्ट्रेंथ नीचे लिखोगे तो क्या लिखोगे, P इंटू डी। देखिए P इंटू डी, यहाँ पे पिच जो आएगा P इंटू टी आएगा, P इंटू टी। कैसे, ये जो प्लेट है ये P इसकी क्या है, पिच है, और जो T इसकी क्या है, थिकनेस है। यहाँ पे जो आप लिखोगे इसको हमने टॉप व्यू में बना दिया था, टॉप व्यू में यहाँ पे इसको बनाइए, आप इस तरीके से बनाइए। इसकी जो पिच होगी वो इस तरीके से होगी, दिस इज द पिच। मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। दिस इज द थिकनेस, ठीक है। इस डायग्राम को आप यहाँ पे बना लीजिए फिर से दोबारा, दिस, ठीक है। ये टेंसाइल फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पे P, ये इसकी थिकनेस है, ये जो है इसकी वैल्यू पिच की है, और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक रिवेट होल जो भी है आपने बना दिया, ठीक है। आप इस डायग्राम को रफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है। इसको आप रफ कर सकते हो, आप मैंने उसको डायग्राम को प्रॉपर ऊपर बना दिया, ठीक है। ये डायग्राम हो गया आपका। अब आप देखोगे जो ए नेट निकलेगा वो क्या निकल के आएगा, P माइनस, ये क्या है, P है, इसमें से अगर मैं डाया ऑफ रिवेट हटा दूं, दिस इज D, और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया हमारा नेट एरिया निकल जाएगा, क्लियर। अब हम मुझे ग्रास एरिया चाहिए या सॉलिड प्लेट की बात करेंगे तो P इंटू क्या निकल के आएगा, T। अब यहाँ पे सॉलिड प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वो आएगी P इंटू टी, ये तो एरिया हो गया ग्रास एरिया, इंटू सिग्मा क्या लिखोगे, AT लिखोगे। अब सिग्मा AT मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज द P इंटू टी, ये ग्रॉस एरिया हो गया, इंटू सिग्मा AT जो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे टेंसाइल स्ट्रेस से, तो आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ सॉलिड प्लेट की निकल जाएगी। अब हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो P माइनस नेट एरिया P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा AT, ठीक है, AT। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो निकल के आएगा P माइनस डी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, P इंटू 100 कर दोगे तो इफिशियंसी आपकी निकल जाती है परसेंटेज में। तो आप क्या देखोगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप नेट एरिया में निकाल लीजिए एक बार स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और एक बार आप किस में निकाल लीजिए, सॉलिड में निकाल लीजिए, और दोनों का क्या निकाल दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए। नेट जो रहेगा, नेट जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी टेंशन में, वो टॉप पे रहेगा और बॉटम में रहेगी सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज 12 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगली क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे 12 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हाँ यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ताकि मैं उन चीजों को अगली क्लास में इंप्रूव कर सकूं। आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है इस चीज को हमको समझना होगा कि सर ये जल्दी सॉल्व करें, स्पीड आपकी ज्यादा है, या आप क्लियरली लिख नहीं रहे हैं। जो भी डाउट आपको रहता है समझने में, या कोई डेटा मिस हो रहा है या कोई गलती हो रही है, तो प्लीज आप वहां पे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, तो हम उसको अगली क्लास में जरूर आपको सुधार करके हम बताएंगे, ताकि आपको कोई भी चीज गलत ना पहुंचे। और हर कोशिश हमारी यही रहेगी कि क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।